जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान की जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ एग्ज़ाम 2023 जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। कौन कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में शामिल हैं, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 41, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। दोस्तों, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका 4840 वर्ग गज, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी कलकत्ता में। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और रिजर्व बैंक जो बनाना वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे बना है। हिल्टन यंग कमीशन जो आया उसकी सिफारिश पर आरबीआई बना है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, आरबीआई का काम है भारत में मुद्रा का विनियमन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप याद रखना दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आरबीआई ना कभी भी 1 रुपये का नोट नहीं छापता। 1 रुपये का नोट भारत का जो वित्त मंत्रालय वो छापता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन छापता है, तो वित्त मंत्रालय छापता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में पूछ लेता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, ऑप्शन डी। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या है, ऑर्निथोलॉजी। ये आप याद है ना, पूछ लेता आपके एग्जाम में, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो सारस है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। क्लियर। जब यूपी के बारे में हम बात कर लें थोड़ी सी, तो यूपी के बारे में आप एक चीज़ याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत का 7.33% है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है। दोस्तों, मैं कौन सी सरकार जिसने किसानों के लिए जो बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा दी है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। एकाना क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ में है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आईपीएल के काफ़ी मैच यहाँ हुए थे। एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। नेक्स्ट है आपका, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। दोस्तों, यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को अगर हटाना है तो कितना समर्थन चाहिएगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका समर्थन चाहिएगा 2/3। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 2/3 जो पंचायत के मेंबर हैं उनका समर्थन चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 40 जो है ना, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, ये भी आप याद रखना, राज्य सूची। और 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस होता है। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 46। नेक्स्ट है आपका, किस शहर को अभी तक
एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों एनसीआर में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी अलीगढ़। अलीगढ़ जो है वो एनसीआर में शामिल नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश के कितने जनपद आते हैं एनसीआर में, तो 8 जिले यूपी के वो एनसीआर का पार्ट बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब शामिल किया गया, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया करनाल। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के संस्थान भी है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वो कहाँ पर आपका करनाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का नाम आया तो वो आया था आपका क्लीन यूपी ग्रीन यूपी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बाघ बचाओ यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 और विधान परिषद की सीटें 100। ठीक है, 17 नगर निगम है यूपी में, 75 ज़िले हैं आपके, और 18 जिले के मंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में, तो उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है दोस्तों, 52,000। एक बार इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। 52,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा एक हिंदी है और दूसरी है आपकी उर्दू, और 1989 में उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनी थी। ठीक है, याद रखना 1989 में बनी थी दूसरी राजभाषा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। ध्यान रखना उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो इन ऑप्शन के अनुसार जो आपके बीपी सिंह हैं, बीपी सिंह ने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाला। ठीक है दोस्तों। अच्छा मोरारजी देसाई यहाँ लिखे गए हैं, भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई थे। ठीक है, याद रखना मोरारजी देसाई। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ लिखा गया लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ जो आत्मकथा है ना वो लाल कृष्ण आडवाणी की है, माई कंट्री माई लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट आपका, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिकतम 500 हो सकते हैं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कम से कम 60 और अधिकतम 500। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता, ध्यान रखना नहीं होता पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इसका वर्क ग्रुप का नाम, वर्क ग्रुप का नाम। ठीक है। अच्छा कंप्यूटर की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, और भारत में जो पहला स्वदेशी कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये दोनों आप याद रखना, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सी डी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, दोस्तों सी डी रोम जो होती है ना वो एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी ये फुल फॉर्म है रोम की। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो कंप्यूटर फाइल है उसको नाम कैसे देंगे आप, तो वो देंगे XLS, ऑप्शन बी XLS, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दोस्तों कौन सा नहीं है, तो लाइनक्स भी होता है, MS DOS ये भी होता है, यूनिक्स भी होता है, लेकिन आपका जो MS वर्ड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती, बाकी माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर ये सब आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, प्रिंटर जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों
अब ना दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है? भारत में। सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है यूएसए अमेरिका और चौथे पे आपका इंडोनेशिया। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में पहले नंबर पे भारत, दूसरे पे चीन, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निमोनिया निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों निमोनिया जो है ना, ये जो मेनली प्रभावित करता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, फेफड़े। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया यकृत, लीवर। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो लीवर होती है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा होती है वो चीन करता है, 14 देशों के साथ, चीन। ठीक है दोस्तों, चीन की और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? वो है आपकी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन, और मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी वो 1914 में खींची गई है। ठीक है 1914 में। और भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि चीन में एक मरुस्थल भी है जिसका नाम है तकला मकान? तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, और चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेनमिनबी। चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन मिलते हैं, और अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा गया है। तो धरती का फेफड़ा किसे कहा गया? अमेजन वर्षा वनों को। नेक्स्ट है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? दोस्तों मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा जो होती है वो होती है 55 से 60%। 55 से 60%। क्लियर दोस्तों, रक्त में जो पीएच वो होता है वो कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 है। और हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है। ठीक है, रक्त में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्त में कौन सी धातु है? लोहा होती है। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं, और संतूर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जम्मू कश्मीर से। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, और संतूर की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से हुई है। ठीक है दोस्तों, तबला के लिए आप जानते हैं जाकिर हुसैन बहुत फेमस हैं, जाकिर हुसैन। और शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये आपके शहनाई के जादूगर हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है दोस्तों, और भारत रत्न जब मिलता है तो इसमें एक मेडल मिलेगा जिसका आकार पीपल के पत्ते के समान होता है, कुछ ऐसे होता है जैसे पीपल का पत्ता होता है इस तरह का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति अपना जो रिजाइन देंगे वो किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका उपराष्ट्रपति को। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, अभी हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री हैं, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। पंचायती राज मंत्री ये सर देखना पड़ेगा, ये खैर क्वेश्चन पुराना है, चेंज हो चुके हैं मेरे हिसाब से। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो थे वो पंचायती मंत्री थे, एक बार चेक करना पड़ेगा ये। चलो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ठीक है, भूपेंद्र सिंह चौधरी थे पहले, अभी के लिए देखना पड़ेगा कौन है, ये कैंसिल कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या होगा आपका 64-65 होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश जो बने वो टी.एस. ठाकुर बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है इसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 साल, याद रखिएगा। और भारत में सुप्रीम कोर्ट जो बना है वो आर्टिकल 124 के तहत बना है, आर्टिकल 124। नेक्स्ट है,
भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा माना जाता है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी छोर वो है आपका इंदिरा पॉइंट और ये ग्रेट निकोबार में आता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एरिया कितना है तो 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये एरिया है और ये संपूर्ण विश्व का 2.4 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक का था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक है। ठीक है, ऑप्शन ए। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है और मुग़ल चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर का काल है। जहांगीर की बीवी कौन है? नूरजहाँ। और नूरजहाँ का असली नाम क्या है? मेहरुन्निसा। नूरजहाँ का असली नाम मेहरुन्निसा है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना गया भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया भीष्म साहनी, इनका एक उपन्यास याद है तमस। भीष्म साहनी का बड़ा फेमस उपन्यास है तमस। ठीक है, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला ये सब मुंशी प्रेमचंद के हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखना, प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है जबकि इससे बने हुए जहाज तैरते रहते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों जब भी तैरने की बात आती है ना तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है आपका, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो बड़े बड़े जलयान होते हैं वो तैरते रहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो दोस्तों ये था आज का एक मॉक टेस्ट, छोटा सा मॉक टेस्ट था और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।